अब हमारे ट्रकों के नीचे कोई बाकायदा सड़क नहीं थी। कच्ची सी एक पगडंडी थी जो चंद मील आगे जाकर किसी और तरफ मुड़ गई और हमारे ट्रक दूसरी तरफ मुड़े। हमारे नीचे पत्थर थे और घना जंगल था जो हमें घेरे हुए था। ट्रक आहिस्ता आहिस्ता चलते इस जंगल में रास्ता बना रहे थे। कुछ हिस्सा ऐसा आया जहाँ दरख्त बहुत कम थे और ज़मीन भी कुछ हमवार थी। वहाँ पहुँचे और ट्रक ज़रा तेज़ हुए तो हवाई जहाज़ आ गए। हमने ऊपर देखा, ये लड़ाका तैयारे थे। हमारे ड्राइवर ने बड़ी तेज़ी से ट्रक दरख्तों के नीचे ले जाकर रोक लिए और हम सबको इधर उधर जाकर पनागज़ीन हुए। हवाई जहाज़ों ने हमारे ऊपर खासी नीची प्रवास करते 2 चक्कर काटे और चले गए। वो जापानियों के पिछले मोर्चों की तरफ गए थे। ज़रा ही देर गुजरी थी कि हमें फ़ज़ा में मशीन गन्ने चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हमने उस तरफ ऊपर देखा तो हवाई जहाज़ आपस में लड़ रहे थे। उधर से जापानी हवाई जहाज़ आगे थे और फ़ज़ाई मार्का लड़ा जा रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीनी हज़रात, आपकी खिदमत में पेश की जा रही है अनायतुल्लाह की जंगी सरगुज़श्त मंजिल और मुसाफिर किस्त नंबर 64। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मैंने 3 हवाई जहाज़ फ़ज़ा में फटते और शोले बनते देखे। फिर एक हवाई जहाज़ में से धुआं निकलने लगा और इसका हवाबाज पैराशूट के ज़रिए जहाज़ से निकल गया। ये मार्का हमसे कुछ दूर लड़ा जा रहा था। ये बताना मुश्किल था कि किसके हवाई जहाज़ ज़्यादा गिरे। इसके बाद ये मार्का इस तरह ख़त्म हुआ कि जापानी हवाई जहाज़ जो बच गए थे वापस चले गए और इत्तेहादियों के हवाई जहाज़ एक बार फिर हमारे सरों के ऊपर से गुजर गए। हमें ट्रकों में बैठने का हुक्म मिला। हम दौड़कर सवार हुए और ट्रक फिर चल पड़े। सूरज गुरूब होने के 1 या 1.5 घंटे बाद हम एक जगह जा रुके। ये जापानियों की कोई बड़ी पोस्ट थी। हमें हुक्म अपने 2 हिंदुस्तानी हवालदारों से मिलते थे। वह हमें एमरजेंसी राशन दिया गया जो हमने जहर मार किया और फिर ये बताया कि आज रात आराम करेंगे। ज़रा इस आराम पर गौर करें। हमें कहा गया कि कहीं भी ज़मीन पर कंबल बिछाओ और सो जाओ। मैंने फसी को साथ लिया और एक दरख्त के नीचे जाकर कंबल बिछाए और लेट गए। हमारे जिस्मों का ये हाल था कि जैसे हम इतना लंबा पैदल सफ़र करके आए हों। जिस्म टूट फूट गया था। जिस्म का ये हाल ट्रक ने पत्थरों और नाहमवार ज़मीन पर उछल उछल कर किया था। मेरे ज़हन पर अजीब सा बोझ था। अगर मैं आज की ज़ुबान में बात करूं तो कहूँगा कि मुझे डिप्रेशन महसूस हो रही थी। इसमें कुछ खौफ था और ये तासुर भी था कि न जाने अब क्या होने वाला है। वहाँ हम कोई खुशगवार तवक्को या उम्मीद अपने दिल में पैदा नहीं कर सकते थे। वहाँ तो मौत ही मौत थी और हम नहीं जानते थे कि मौत से कैसे बचा जाए। फसी ने जब बातें शुरू की तो मालूम हुआ कि उसका भी यही हाल है। हमारे साथ दूसरे साथी भी थे जिनमें 4 सिख थे और चंद एक हिंदू थे और अक्सरियत मुसलमानों की थी। सिख अच्छे थे जो एक दूसरे को नंगी गालियाँ देकर दिल खुश कर रहे थे। वो रात कुछ तड़पते और कुछ सोचते और कुछ सोते गुजर गई। जब सुबह तुलू हुई तो हम उठे और देखा कि हम कहाँ हैं। यूँ मालूम होता था जैसे हम कहीं भी नहीं हैं। कोई आबादी नहीं थी। हर तरफ जंगल था और कहीं चट्टानें और कहीं हरी भरी टेकरियाँ थी और कुछ दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी नजर आ रहे थे। ये अगले मोर्चे थे। दरख्तों में एक झुंड था जिसके नीचे एक जापानी अफसर ने, जो शायद ब्रिगेडियर कमांडर था, अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। बाकी जो कुछ भी था वो ज़मीन के नीचे था। मोर्चे खुदे हुए थे और अफसरों ने गड्ढे खोद कर इनके अंदर अपने दफ्तर बनाए हुए थे। इन गढ़ों के ऊपर दरख्तों के टहन काट कर रखे गए थे। मतलब ये कि सारे का सारा माहौल कैमूफ्लाज किया हुआ था। हमें चाय दी गई। इसके साथ डबल रोटी के 4-4 पीस थे और इस पर ज़रा सा जाम लगा हुआ था। हम चाय पी चुके तो सबको एक जगह इकट्ठा किया गया और हमारे दोनों हवालदार सामने खड़े हो गए। जापानियों के 3-4 अफसर आए। उन्होंने हमारे हवालदारों के साथ कुछ बातें की। हवालदारों ने हमारी तरफ मुँह कर लिया और उन्होंने आपस में कुछ बातचीत की। फिर एक हवालदार हमसे मुखातिब हुआ। आज़ाद हिंद के जवानों, हवालदार ने कहा, अब अपने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। तुम जानते हो यहाँ क्यों आए थे? हिंदुस्तान की फ़ौज जो दरअसल अंग्रेज़ों की ग़ुलाम फ़ौज है, हमारे मुकाबले के लिए आ गई है। तुम्हें इसलिए कमांडो ट्रेनिंग दी गई है कि हमारे पास इतनी नफरी नहीं कि बटालियन का मुकाबला बटालियन कर सके। तुम में से एक एक जवान पूरी एक कंपनी ख़त्म कर सकता है, बशर्ते कि तुम दिल में वो जज्बा ज़िंदा रखो जो तुम्हें यहाँ लाया था। तुम जानते हो फ़ौज में लेक्चर नहीं दिए जाते बल्कि हुक्म दिए जाते हैं और ये बताया जाता है कि क्या कार्रवाई करनी है। ये मैं तुम्हें अभी बताऊँगा। तुम्हें अपने आप में ये जज्बा पैदा करना है कि जो हुक्म तुम्हें दिया जाएगा इस पर अपनी जान कुर्बान करनी पड़े तो कर दोगे। हवालदार ने हमें फ़ौजी ज़ुबान में जो कमांडो मिशन बताया वो ये था कि हमारे सामने इंडियन आर्मी की एक बटालियन के मोर्चे थे। इन मोर्चों के पीछे गड़ा था जिसे आप अच्छा खासा कुशादा खड कह लें। इसमें हर तरह का एमुनेशन रखा हुआ था और इस पर दरख्तों के टहन वगैरह डालकर कैमोफ्लेज किया गया था। ज़ाहिर है ये ज़ख़ीरा इस बटालियन के लिए था। काम यह था कि हमने दूर का चक्कर काट कर इस बटालियन के मोर्चों के पीछे जाना और एमुनेशन के ज़ख़ीरे को 2-3 ग्रेनेड फेंक कर तबाह करना था।
इसके साथ ही ये भी हमारे मिशन में शामिल था कि जब धमाका होगा तो बटालियन के जवान इस तरफ दौड़ाएंगे या कोई भी हरकत करें, हमने इन पर फायर करना था ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान पहुंचाया जा सके। ये एक तरह का शब खून था जो हमने इंडियन आर्मी की इस बटालियन के मोर्चों पर मारना था और इससे बेशतर इनका एमुनेशन तबाह करना था। ये सोचकर मुझ पर ही जानी सी कैफियत तारी हो गई कि अगर मुझे इस कमांडो पार्टी में भेजा गया तो मैं अपने ही भाइयों पर शब खून मारूंगा, और क्या ये मेरा फेल जायज़ होगा या नहीं। ये भी तो हो सकता था कि हमारे सामने मेरी ही बटालियन हो जिससे मैं भोड़ा हुआ था। मेरी बटालियन भी तो आखिर बर्मा फ्रंट पर आई थी। मैं सोच में पड़ गया कि इस सूरत में इस बटालियन के जवानों पर फायर करना चाहिए नहीं। मैं इस मसले पर फसी अहमद के साथ बात करना चाहता था, लेकिन अभी हवालदार हमें मिशन की ब्रीफिंग दे रहा था। जब वो ब्रीफिंग दे चुका तो इसने 8 आदमियों की एक पार्टी अलग की और इन 8 जवानों में मुझे भी शामिल कर लिया गया। मुझे ही कमांडो ऑपरेशन में मेरा नाम आ गया और मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं कितना दिलेर हुआ करता था, मगर मेरा दिल कांपने लगा और मैंने दिल में दुआ भी की कि कोई ऐसी आफत आ पड़े या कोई ऐसी वजह पैदा हो जाए कि मैं इस मिशन से निकल जाऊँ। लेकिन हुक्म बड़ा ही अटल था और हवालदार ने हम 8 जवानों को अलग करके तफसील से बताना शुरू कर दिया कि हमारा रास्ता कौन सा होगा और हमारा अमल क्या होगा, और अगर फ़लाँ सूरत हाल पैदा हो जाए तो यूँ करना, और अगर यूँ हो जाए तो फिर इस तरह करना, वगैरह वगैरह। आखिर अहकाम और हदायत का सिलसिला ख़त्म हुआ और हमें ये हुक्म मिला कि दिन को आराम कर लो, शाम के बाद जब अंधेरा ज़रा गहरा होगा तो हमारी रवानगी होगी। वहाँ से हटे तो मैं फसी के करीब चला गया और उसके साथ बात की कि मैं अपनी फ़ौजियों पर किस तरह फायर खोलूँगा, और अगर वो जवान मुसलमान हुए तो मुश्किल पैदा हो जाएगी क्योंकि मैं इन पर फायर नहीं कर सकूँगा। फसी ने कुछ समझ कर मुझे बताया कि तुम्हारी जान ख़तरे में आ जाए तो फिर किसी की परवाह न करना। इसके अलावा उसने मुझे काम की बातें बताई। सूरज गुरूब होने के बाद हमें खाना दिया गया। ये भी इमरजेंसी राशन था, लेकिन पहले से ही बेहतर था। पता चला कि ये अफसरों को दिया जाता है। इसका मतलब यह था कि हमारी खातिर तवाज़ु की जा रही थी। हमें एक जगह इकट्ठा किया गया। हम 8 जवान थे, इनमें एक नायक था और इस पार्टी का कमांडर एक जापानी सार्जेंट था। वो हमारी ज़ुबान नहीं समझता था, हम उसकी नहीं समझते थे, लेकिन मिशन में कोई बात नहीं की जाती, इशारों से बातें होती हैं और इशारे समझ लिए जाते हैं। हमारे हवालदार ने भी हमें आखिरी हिदायत दी और हम चल पड़े। हमें सामने वाली इंडियन बटालियन के मोर्चों की बाएं तरफ से गुजरकर पीछे जाना था। हमारी तरफ बाएं साइड थी और इस बटालियन की तरफ से दाएं साइड थी। हम जापानी सार्जेंट के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उसे पूरी तरह मालूम था कि कहाँ जाकर मुड़ना है और किस तरह और किस रास्ते से इस बटालियन के एमुनेशन डंप पर पहुँचना है। हमें मुकम्मल खामोशी इख्तियार करनी थी। कोई रास्ता नहीं था, ज़मीन ऊंची नीची थी, दरख्त कहीं बहुत ही ज़्यादा थे और कहीं बहुत ही कम। हम अंधेरे में चले जा रहे थे। मैंने इतना महसूस किया कि ज़मीन नीचे को जा रही है। आगे खड़ आ गए जिसमें हम सब बारी बारी गिरे और उठकर चल पड़े। कोई किसी के साथ बात नहीं कर रहा था। जो हम आगे बढ़ते जा रहे थे, मेरे दिलो दिमाग पर ही जानी कैफियत बढ़ती जा रही थी। हम कमोबेश 2 घंटे चलते रहे। मेरा अंदाज़ा ये है कि हम बहुत नीचे चले गए थे और वहाँ से जब हम ज़रा दाएं को मुड़े तो ज़मीन ऊपर को जा रही थी। उसे आप पहाड़ी कह लें या ज़मीन की बुलंदी कह लें। ये पहाड़ जैसी ढलान नहीं थी, बल्कि ज़मीन थोड़ी थोड़ी ऊपर को उठ रही थी। हम ज़रा बाएं को मुड़े और एक टिकी पीछे चले गए। हमारे सरों के ऊपर से तोपों के गोले गुजर रहे थे। दोनों तरफ के तोप खाने एक दूसरे पर आग बरसा रहे थे। कभी तो यूँ लगता जैसे ये गोलों की चीखें नहीं, बल्कि एक वीराने में चुड़ैलें और बदरूही चीखती चिल्लाती एक दूसरे पर झपट रही हों। तोप का फायर किया हुआ गोला जब सर के ऊपर से गुजरता है तो इसकी आवाज़ चीखों जैसी होती है। कुछ और आगे जाकर जापानी सार्जेंट ने हमें रोक लिया। वो सिर्फ ये इशारा कर रहा था कि हम बैठ जाएं। वो शायद हमें कुछ देर के लिए आराम देना चाहता था। 10-15 मिनट बाद उसने हमें उठाया और हमारे आगे आगे चल पड़ा। साफ जाहिर है कि किसी मुखबर ने इत्तला दी होगी कि एमुनेशन डंप कहाँ है। वक्त गुजरता जा रहा था और हम आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। चूँकि ज़मीन ऊपर को उठ रही थी, इसलिए हमारी रफ्तार कम हो गई थी। चलते हुए आगे को झुकना पड़ता था। रफ्तार कम होने की वजह यह भी थी कि ज़मीन खड्डों वाली थी। इस पार्टी का हर जवान कई बार गिरा था और मैं 3 बार गिरा था और एक बार दाएं घुटने पर खासी चोट आई थी। मैं ज़रा लंगड़ा कर चलने लगा। हम जब टारगेट पर पहुंचे तो मेरा ख्याल है रात आधी गुजर गई थी। 2 टेकरे थी, जिनमें से एक तो ज़रा ऊंची थी और दूसरी ज़रा नीचे, यानी इसकी बुलंदी कोई ख़ास नहीं थी। जापानी सार्जेंट ने मुझे रोक लिया और इशारों में बताने लगा कि टारगेट कहाँ है, और फिर इसने इशारों में ये भी समझा दिया कि जब इस बटालियन के जवान मोर्चों से बाहर आए तो उन पर फायर खोल देना। इसने हम सबको बखेर दिया। हमने ये कार्रवाई इकट्ठे रहकर नहीं करनी थी। यह तो हमें हवालदार ने ब्रीफिंग में बताया था कि हम जाएंगे इकट्ठे, लेकिन बारी वापसी अकेले अकेले होगी। उसने कहा था कि हर जवान अपनी जान का खुद जिम्मेदार होगा।
उसने ये भी कहा था कि तुम्हारा कोई साथी जख्मी हो जाए तो उसे उठाने की और साथ लाने की कोशिश नहीं करनी, वरना उसके साथ तुम भी मारे जाओगे। इसने ये भी कहा था कि जहाँ कहीं छुपने की जगह मिल जाए छुप जाना, और अगर 7-8 दिन गुजर जाए तो परवाह नहीं, अपने आप को बचाकर वापस लाना है। जापानी ने हमें बखेर दिया। एमुनेशन वाले खड्ड में ग्रेनेड इस जापानी ने ही फेंकने थे। मैं इस टारगेट से कुछ दूर चला गया। मुझे बता दिया गया था कि इंडियन आर्मी के मोर्चे कहाँ हैं और इनके जवान किधर से आएंगे। मेरे हाथ में जापान की बनी हुई स्टेन गन थी, जो इंडियन आर्मी स्टेन गन से खासी मुख्तलिफ थी। 1 घंटा गुजरा होगा कि मुझसे तकरीबन 50 गज दूर बड़ा ही खौफनाक धमाका हुआ, और एक के बाद दीगरे 3 धमाके हुए जो ग्रेनेडों के थे, और खौफनाक धमाका एमुनेशन डंप का था जो एक बारगी फट गया था। मेरा ख्याल है कि वहाँ मार्टर गनों के गोले भी थे। बटालियन में आमतौर पर राइफल और मशीन गनों का एमुनेशन होता है। एक शोला कुछ दूर जाकर ऊपर गया और उसके बाद फटने वाले एमुनेशन के धमाके सुनाई देने लगे। अब मैं इस इंतज़ार में था कि मोर्चों से हिंदुस्तानी जवान निकलेंगे। अचानक आसमान रोशन हो गया। एक रोशनी इस धमाके की थी और फिर एमुनेशन के बक्स जल उठे थे। इस आग की रोशनी भी थी, और वह जो बटालियन मोर्चों में थी उसने रोशनी राउंड फायर करना शुरू कर दिए थे। एक ही बार 6-6, 7-7 और 8-8 रोशनी राउंड फायर होते थे। वो बुझते थे, वो फायर किए जाते थे। इनकी रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि दरख्तों के पत्ते भी नजर आ सकते थे। इनके साथ ही हर तरफ मशीन गन्ने और राइफलें फायर होने लगी। गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। इसके साथ ही मुझे अपने नीचे तकरीबन 50 गज दूर अपनी इंडियन आर्मी के जवान नजर आए और वो फैल गए। मैंने स्टेन गन सीधी की इन पर फायर करूं, लेकिन मालूम नहीं क्या वजह थी कि मैंने एक भी गोली फायर न की। मैं इस कैफियत को बयान नहीं कर सकता जो उस वक्त मुझ पर तारी हो गई थी। मैंने इतना भी ना सोचा कि ये फौजी अब इस सारे इलाके को घेर लेंगे और हम लोग पकड़े जाएंगे। मैं तो जैसे सुन्न होकर रह गया था। आसमान पर रोशनी राउंड रोशन हो रहे थे और ज़मीन पर फायर इतना ज़्यादा कि कानों पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, और सर के ऊपर से गोलियां सीटियां बजाती गुजर रही थी। मैं ज़रा बुलंदी पर था। मैंने पीछे को सरकना शुरू कर दिया। मुझे अब यह भी सोचना था कि किस तरफ से निकलूं और वापसी का रास्ता इख्तियार करूं। एक ख्याल आ गया, वो ये था कि मैंने एक भी राउंड फायर नहीं किया। मैंने वापस जाकर बताना था कि मैं अपना तमाम एमुनेशन फायर कर आया हूँ, और झूठ बोलना था कि मेरे सामने मेरे फायर से इतने जवान मरे थे। ये ख्याल आते मैंने स्टेन गन हवा में फायर करना शुरू कर दी और वहाँ से पीछे ही पीछे हटता रहा। पीछे का मतलब यह है कि मैं एक तरफ को सरकता गया ताकि इस क़यामत से निकल जाऊँ। मुझे उम्मीद तो थी कि मैं निकल जाऊँगा, लेकिन कुछ दूर जाकर मेरी उम्मीद खाक में मिल गई, क्योंकि इस तरफ भी रोशनी राउंड फायर होने लगे थे और उधर से मशीन गनों का फायर भी आने लगा था। मुझे ये मालूम था कि रात के वक्त जब कोई नज़र नहीं आता तो मशीन गन दाएं घुमाकर फायरिंग की जाती है, जैसे पानी का छिड़काव किया जाता है। अंधेरे में भागने वाले इस फायर की जद में आ ही जाते हैं। मैं अब जंगल का कीड़ा मकोड़ा बन गया था। आड़ देखकर मैं रेंगता हुआ और फायर से बचने की कोशिश कर रहा था। कहीं ज़्यादा ऊंची टेकरी आ जाती तो मैं उठकर झुका झुका दौड़ पड़ता, मगर मुझे एहसास नहीं रहा कि मैं किस समत को जा रहा हूँ। कहीं ऊंची टेकरी आ जाती और कहीं बिल्कुल ही ज़मीन हमवार आ जाती और कहीं खड़ा जाता। कुछ पता नहीं चलता था कि मैं किधर से आया और किधर जा रहा हूँ। थकन का ये आलम के अब टांगे घसीटना भी दुश्वार हो रहा था। अगर मुझ में लड़ने का और मरने मारने का जज्बा होता तो मैं जोशो खरोश में होता और थका हुआ जिस्म भी तरोताज़ा रहता। वहाँ तो मेरी अंदरूनी कैफियत ही कुछ और हो गई थी। मेरे तो आसाब जवाब दे गए थे और मैं एक ऐसी जगह जाकर रुक गया जो ज़रा बुलंदी पर थी और झाड़ियाँ घनी थी और घास भी थी। यकीन करें कि मैंने वहाँ ये दुआ भी की कि एक गोली आए और मेरे सीने से पार हो जाए, यही मेरी निजात का ज़रिया है। जिस्म से जान निकल गई और मैं वहीं ढेर हो गया। मैंने ये भी सोचा कि सामने जो भी आए फायर कर दूँ, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आती थी कि चुप करके बैठे रहो। हकीकत यह है कि मेरे बैठे रहने भी कोई इरादी फिर नहीं था। मुझ में ज़रा सी भी हिम्मत नहीं रही थी। एक ख्याल ज़हन पर गालिब था कि हो सकता है इस बटालियन में मेरे इलाके के नौजवान हों और वो मारे जाए, और ऐसा भी होगा कि मेरे हाथों मेरे मुसलमान भाई मारे जाएं। बहरहाल मैं बैठा रहा और शायद मुझे ऊँग भी आई थी, और फिर मैं सर झटक कर बेदार भी हुआ। और इस तरह वक्त गुजरता गया और पो फटने लगी। अब ये फिक्र लग गया कि अब कहाँ छुपूँगा। अब तो पकड़े जाना लाजमी और यकीनी हो गया था। मुझे अपने करीबी किसी की बातों की आवाज़ आई और कदमों की आहट भी सुनाई देने लगी। मैंने झाड़ी के एक पत्ते एक तरफ करके देखा तो मुझे एक हवालदार नजर आया जो मुझसे बमुश्किल 10 कदम दूर से गुजर रहा था, और वो मेरी तरफ भी देख रहा था। उसके हाथ में स्टेन गन थी। उसकी चाल, उसका दायमा देखना साफ बता रहा था कि कुछ तलाश कर रहा है। जाहिर है वो हमें ही ढूंढ रहा था। मैंने इसे पहचानने की कोशिश ना की। मैंने झाड़ी के पत्ते छोड़ दिए ताकि पूरी तरह छुपा रहूं, लेकिन झाड़ी से सरसराहट से उठी। वो हवालदार चौंक कर रुक गया और उसने मेरी तरफ देखा। तब मुझे शक हुआ कि चेहरा जाना पहचाना है। इसके सर पर स्टील हेलमेट थी। मैं पीछे हटने लगा। झाड़ी में और हरकत हुई। हवालदार ने 1-2 कदम मेरी तरफ उठाए और स्टेन गन हिप के साथ लगा कर बुलंद आवाज़ से कहा कि जो कोई भी हो बाहर आ जाओ वरना गोली चला दूंगा। तब मैंने उसे पहचान लिया। वो हवालदार मेरी ही बटालियन का था, और जब मैं भगोड़ा हुआ था इस वक्त वो नाइक था। वो इतना देर तक उसे ये भी डरना था कि झाड़ी में जो कोई भी छुपा हुआ है उस पर फायर करेगा। मैंने इसे करीब आने दिया
उससे 4-5 कदम दूर रह गया। मैं ज़रा बुलंदी पर था, जिसे अब छोटी सी टेकरी कह सकते हैं। हवालदार अमीर खान, मैंने कहा, बेखौफ होकर आगे आ जाओ और मुझे देख लो। कौन हो तुम? अमीर खान ने पूछा और आगे बढ़ता आया। जब वो मेरे सर पर आ गया तो मैं झाड़ियों से उठ खड़ा हुआ। उसने चौंक कर हैरत ज़दगी के आले मुझे देखा और बोला, खानी तुम? मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और अपना खींचकर उसे झाड़ी की ओट में बिठा लिया। मेरे आंसू निकल आए। मुझसे पूछ रहा था कि मैं कहाँ गायब हो गया था। मैंने उसे इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बताया कि मैं जापानियों के एक पेट्रोल पार्टी के हाथ चढ़ गया था और उन्होंने मुझे जंगी कैदी बना लिया था। फिर मैंने उसे बताया कि जंगी कैद में मैं तो मुशक्क़त और भूख से मरने वाला हो गया था। जापानियों ने मुझे कहा कि मैं इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो जाऊं तो ठीक है, वरना मुझे गोली मार देंगे। मैंने अपनी जान बचाने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी और इस तरह ज़िंदा रहा। अब यहाँ छुपा बैठा हूँ और बैठे रहने का मतलब यह है कि कोई अपना आदमी आए और मुझे अपनी यूनिट में ले जाए। फिक्र न कर ग्राई, हवालदार अमीर खान ने कहा, अपना यही ध्यान रखना। मैं तुम्हें अपने कंपनी सूबेदार अशरफ साहिब तक ले चलूँगा। तुम इन्हें जानते हो, अपने ही ग्राई हैं, वो तुम्हें बचा लेंगे। ये हवालदार मेरी ही तहसील का रहने वाला था और जिस सूबेदार का उसने नाम लिया था वो भी हमारी तहसील का था। मैं जिस वक्त भोड़ा हुआ था उस वक्त वो जमादार यानी कि नायब सूबेदार हुआ करता था। हवालदार अमीर खान ने मेरे जिस्म में रूह फूंक दी और मैं उठकर खड़ा हुआ और उसके साथ चल पड़ा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अनायतुल्लाह तमश की ये जंगी सरगुज़श्त अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। प्लान बी की जासूस सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।